नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 10 सितंबर 2021, शाम के 7:30 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रोज की तरह हम आ गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है मार्केट का। टोटल क्रिप्टो करेंसीज हो चुके हैं 11,790। एक्सचेंजेस में एक की बढ़ोतरी हुई है, क्रिप्टो करेंसीज में और 25-30 ऐड हुए हैं, तो एक्सचेंजेस की संख्या हो गई है 406। मार्केट कैप हो गया है $2 ट्रिलियन। सो बहुत सारा, मतलब अराउंड एक $50 बिलियन से मार्केट नीचे आया है अराउंड एक दो दिन में। 24 घंटों का वॉल्यूम है $128 बिलियन। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41.6% और इथेरियम का है 18.9%। तो टोटल मार्केट कैप आप चेक करेंगे तो $2.08 ट्रिलियन है और 2.82% से मार्केट कल के हिसाब से नीचे आया है। चलिए हम लोग टॉप 10 चेक कर लेते हैं फटाफट। पहले नंबर पे बिटकॉइन है $45,841 पे, 2.61% से कम हुआ है 24 घंटों में और 9.61% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। दूसरे नंबर पे इथेरियम है $3318 पे, 6.13% से कम हुआ है 24 घंटों में और 16.34% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। कार्डेनो तीसरे नंबर पे है, $2.42 में मिल रहा है, 7.07% से कम हुआ है 24 घंटों में और 18.83% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। चौथे नंबर पे BNB मतलब बाइनेंस कॉइन है $406 पे, 2.77% से कम हुआ है 24 घंटों में और 17.37% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। पांचवें नंबर पे टेदर है जो कि एक स्टेबल कॉइन है, तो $1 पे ही रहेगा। छठवें नंबर पे सोलाना है, $176.43 पे मिल रहा है, 12.5% से कम हुआ है 24 घंटों में और 23.85% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। सातवें नंबर पर रिपल है, $1.08 में मिल रहा है, ऑलमोस्ट 3% से कम हुआ है 24 घंटों में और 15.44% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। 9वें नंबर पे डोज कॉइन है जो कि 24 सेंट पे मिल रहा है अभी करंटली, $0.2436 पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 5% से कम हुआ है 24 घंटों में और 18.21% से गिरावट हुई है 7 दिनों के हिसाब से। 9वें नंबर पे डॉट मतलब पोल्का डॉट है, $29.66 में मिल रहा है अभी फिलहाल, 1.07% से बढ़ा है 24 घंटों में और 9.78% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। 10वें नंबर पे USDC एक सर्कल का स्टेबल कॉइन है, तो $1 पे ही है। हमारे टॉप 10 चेक करके हो गए हैं, हम लोग धीरे धीरे बढ़ सकते हैं अभी क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करने के लिए। चलिए पहली न्यूज है आज की, नैस्डैक टू प्रोवाइड प्राइस फीड्स फॉर टोकनाइज्ड स्टॉक ट्रेड्स ऑन DeFi चेन। तो नैस्डैक क्या है कि जैसे न्यूयॉर्क में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है और एक नैस्डैक है। तो नैस्डैक अभी प्राइस फीड्स मतलब नैस्डैक में जो कोई भी शेयर्स का ट्रेडिंग चल रहा है, जो एसेट्स का ट्रेडिंग चल रहा है, उनके प्राइस फीड्स रेगुलर बेसिस पे एक कंपनी है या फिर एक प्रोजेक्ट है DeFi चेन करके, जो एक DeFi प्रोजेक्ट है नाम के हिसाब से, वो बेस्ड है बिटकॉइन नेटवर्क पे। तो इसको एक हम लोग सेकेंड लेयर प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं और इनको प्रोवाइड किया जाएगा डेटा प्राइस का। क्यों? क्योंकि इनको DeFi में टोकनाइज्ड एसेट्स ट्रेडिंग करना है लॉन्च। अभी आप कहेंगे कि एक तरफ से SEC अटैक किए जा रहा है DeFi में और एक्सचेंजेस पे भी अटैक कर रहा है कि परसेंटेज जहाँ पे भी आ जाएगा, परसेंटेज इनकम या फिर लेंडिंग या फिर कुछ भी प्रोडक्ट आ गया तो उसको सिक्योरिटी की तरह ट्रीट करके वो स्ट्रेट अवे उनको फाइन मार रहे हैं या फिर प्रोडक्ट बंद करने के लिए कह रहे हैं या फिर पूरी कंपनी बंद करने के लिए कह रहे हैं। और दूसरी तरफ फाइनेंशियल जायंट्स जो शायद से SEC जितने ही पुराने हैं या फिर SEC से भी पुराने हैं, ओके, तो वो सारे जायंट्स अच्छे से अपने काम को देख के, अपनी ग्रोथ को देखने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स या फिर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। और नैस्डैक अकेला नहीं है, नैस्डैक के साथ फिनहब भी है और टियांगो भी है। तो ये तीनों एक्सचेंजेस अब डेटा प्रोवाइड करेंगे DeFi चेन को। इनको ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज देखते हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी ओनरशिप लॉन्चेस इन इंडिया। अब ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है उसको नाम दिया गया है RealX, लेकिन इन्होंने सारी अच्छी चीजें की हैं, इन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि वो कौन सी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं या फिर ये भी नहीं बताया कि उनकी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च की है। तो वो एक डेटा थोड़ा सा मिसिंग लगा मुझे इस न्यूज में। ओवरऑल बहुत जबरदस्त न्यूज है। इसको एग्जांपल के तौर पे मैं स्ट्रेट अवे देता हूँ आपको। समझिए कि एक प्रॉपर्टी है 5 करोड़ रुपए का, एक बहुत बड़ा आलीशान घर है
और सब लोगों का शौक होता है कि कहीं पे वीकेंड प्रॉपर्टी हो, लोनावला हो या फिर कोई भी एक हिल स्टेशन हो या फिर बीच फ्रंट हो, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज बहुत महंगी होती है। तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ट्रिप विलास। तो ट्रिप विलास ने पार्टनरशिप किया है रियल एक्स के साथ, और उसके थ्रू क्या चलेगा कि ट्रिप्स विलास के जो प्रॉपर्टीज है वो ये रियल एक्स कंपनी जो है वो टोकनाइज कर देगी। समझिए अभी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको 500 टोकन में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा कि एक बंदे पे प्रेशर नहीं आएगा या फिर एक कंपनी पे प्रेशर नहीं आएगा, उसकी ओनरशिप डिवाइडेड होगी, को ओनर्स होंगे सब लोग। और उसके बाद में समझिए आपका मन होता है वहां पे जाके रहने का, या फिर जितने भी ओनर्स है उसमें से कौन कितने दिन तक वहां पे जाके रहा और कितने दिन तक वो प्रॉपर्टी रेंट पे थी, उसमें से जो कुछ इनकम आएगा उसके हिसाब से डिवाइड होके आप तक पहुंचेगा। तो बहुत अच्छा आइडिया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो इंडिया के रियल इस्टेट में टोकनाइजेशन करने वाली पहली कंपनी बन गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन प्राइस रिस्क लूजिंग वीकली अप ट्रेंड। तो बिटकॉइन का प्राइस अभी होना चाहिए था 47,000 $48,000 के आसपास, लेकिन वो गिर चुका है 45,796 तक। इसका मतलब क्या निकलता है कि अपवर्ड ट्रेंड करने के लिए, अपवर्ड जाने के लिए जो एक बेसिक लेवल का रिक्वायरमेंट था उससे हम लोग $1,500 नीचे चल रहे हैं। अब इसको कोई अच्छी न्यूज आने के बाद या फिर सप्लाई शॉक या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें होने के बाद ही ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री के दिशा में जाएगा, ऐसा लग रहा है। और ये न्यूज का सेकंड सेक्शन ये है कि टेजोस पे एनएफटी लॉन्च हो गए हैं, और इसकी वजह से टेजोस का जो वैल्यूएशन है वो 3 मंथ के हाईएस्ट पे पहुंच चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टेजोस। आगे बढ़ते हैं। या फिर जिनके पास भी टेजोस था, जिन्होंने अभी रिसेंटली लिया था, उनकी निकल पड़ी। अगली न्यूज देखते हैं। ट्रेडिंग बिटकॉइन इज लाइक ट्रेडिंग स्टैम्प्स, सेज स्वीडिश सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो हमारी काफी बार ऐसी बात हुई है, या फिर मैंने बहुत बार ये सब कहा है कि सेंट्रलाइज प्लेयर्स जो है, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के पास खेलने वाले जो लोग हैं, या फिर खुद सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में काम करने वाले जो एलिट लोग हैं, तो वो लोग क्रिप्टो करेंसीज, डिसेंट्रलाइजेशन, पब्लिक सिस्टम्स, बॉर्डरलेस सिस्टम्स, इन चीजों का अहमियत समझ ही नहीं पाते, पहली बात। दूसरी बात, अगर समझ पाते भी हैं तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर या फिर गवर्नमेंट प्रेशर थोड़ा बहुत बिल्ड नहीं होता तब तक। अब गारंटीड मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि दीज एंटिटीज, जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के जो एलिट प्लेयर्स है, ये लोग ऑफकोर्स गवर्नमेंट या फिर सिटीजन, इन लोगों से रेंज के बाहर काम करते हैं। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग देयर डिसीजंस। ओके, तो इनके डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, इनका मन आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का जो कंट्रोल मिल चुका है 150-200 सालों में, तो वो कंट्रोल इनको छोड़ने की इच्छा नहीं है, और किसी को भी नहीं होगी। अगर एक आध जगह पे कोई राजा है तो वो राजा अपना कंट्रोल क्यों छोड़ेगा, करेक्ट? तो ये चीजें तो राजा के भी ऊपर की हैं, क्योंकि आप पूरे देश की करेंसी संभाल रहे हो, आपके हाथ में पूरे देश का कंट्रोल है, राइट? सो दिस सिस्टम्स आर गोइंग टू टेक सम टाइम। इनका मन मत परिवर्तन करने में बहुत टाइम जाएगा, और वो इजी टास्क नहीं होने वाला है। इसीलिए, और उनको कंट्रोल छोड़ना नहीं है, इसीलिए ये सारे के सारे सेंट्रल बैंकर्स लाइन में खड़े हैं सीबीडीसी बनाने के लिए। ओके, तो सीबीडीसीज आएंगी एक तरफ से, दूसरी तरफ से टेक जायंट्स है, जैसे अभी सबके नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले लेता हूँ, जो सोशल मीडिया जायंट्स है, अदर आईटी जायंट्स है, उनके सबके खुद के ब्लॉकचेन्स या फिर खुद के कंट्रोल्ड कॉइन्स आएंगे। मतलब वो प्राइवेट ब्लॉकचेन्स होंगी, सीबीडीसीज भी प्राइवेट ब्लॉकचेन्स होंगी, और रियल लाइफ, रियल पब्लिक, डिसेंट्रलाइज्ड, बॉर्डरलेस, कंट्रोल, नॉट कंट्रोल्ड सिस्टम्स जो हैं, जो बिटकॉइन जैसी हैं, ये एक तरफ से, ये तीनों की एक अच्छी खासी घमासान लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इनमें से एक अच्छा कुछ निकल के आएगा, जो सिस्टम बेटर होगी अभी के सिस्टम के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीबीडीसी जीतेगी या फिर प्राइवेट कॉइन्स जीतेंगे टेक जायंट्स के, या फिर रियल पब्लिक ब्लॉकचेन जीतेंगी। ये सारी चीजों का एक हाइब्रिड बनेगा आगे जाके, और उसमें अगर आपने अभी मेरे साथ आके पढ़ाई कर ली होगी तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा चांस है आगे जाके इस डोमेन में एटलीस्ट काम करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, मैं कभी कहूंगा भी नहीं। अगली न्यूज देखते हैं। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस अकीन टू बार्टरिंग, बैंक ऑफ मेक्सिको गवर्नर से। तो यहाँ पे अभी स्वीडिश बैंक के गवर्नर साहब का हमने सुना, अभी तुरंत बैंक ऑफ मेक्सिको जो है उनके गवर्नर कह रहे हैं कि अगर आप बिटकॉइन देके कोई माल ले रहे हो तो आप माल देके माल ले रहे हो, ठीक है? आप कोई चलन जैसा उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उसको पैसे जैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो।
तो अच्छी बात है, आप डिजिटल एसेट क्लास बना दीजिए और उसके हिसाब से काम चलने दीजिए, राइट। वो तो वेलकम डिसीजन होगा किसी भी देश में। अगली न्यूज देखते हैं। यूरोपियन फाइनेंस रेगुलेटर कॉल्स क्रिप्टो वोलाटाइल बट इनोवेटिव। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स में से ये दो जो स्टेटमेंट्स थे, ये एक के इट इज अकीन टू बार्टरिंग, बार्टर सिस्टम चलता था कि भाई आप मैं आपको ट्रेनिंग दे देता हूँ, आप मुझे एक महीने का या फिर एक साल का ये दे दीजिए, राशन दे दीजिए, व्हाटएवर, तो ये चावल दे दीजिए, फिर मैं किसी को और एक लेक्चर दूंगा, उसको कहूंगा कि मेरे अगले 3 जूते आप बना के दोगे। तो ये जो बार्टर सिस्टम पहले चलता था, वही सिस्टम को ये कंपेयर कर रहे हैं बिटकॉइन ट्रेडिंग को, या फिर बिटकॉइन यूज करके कुछ खरीद रहे हो तो उसको। तो दिस इज अ गुड थिंग, और ये भी अच्छी बात है कि आप क्रिप्टो को वोलाटाइल बोल रहे हो। वोलाटाइल अगर एसेट होगा तो ही आप पैसे कमा सकते हो, राइट, प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वोलाटाइल कहाँ है, ओके, और इनोवेटिव भी कहाँ है। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आउटलुक है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। स्विस स्टॉक एक्सचेंज गेट्स रेगुलेटरी नॉड टू लॉन्च डिजिटल एसेट एक्सचेंज। तो ये 2018 से इनका बहुत एफर्ट्स चल रहा था। वो ऑलरेडी एक स्टॉक एक्सचेंज है SIX नाम का, ठीक है। तो अभी उनको स्विट्जरलैंड के रेगुलेटर ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है, फिनमा जो है रेगुलेटर उन्होंने, और SGX करके एक्सचेंज लॉन्च होगा जिसमें प्योर डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग होगा। मेरे ख्याल से इसमें क्रिप्टो करेंसीज ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होगा, इसमें एक्चुअली डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से या फिर कमोडिटीज मार्केट से जो ट्रेडिंग चल रहा है उसको टोकनाइज करके इस ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग चलेगा। उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओवरऑल इस डोमेन में कोई भी इनोवेशन होता है वो अच्छी ही बात है। यूके ये और एक इनोवेटिव मूव लिया है पोस्ट ऑफिस ने यूके के। तो लंदन के इंग्लैंड के जो पोस्ट ऑफिस हैं, यहाँ पे अभी रिसेंटली इजी आईडी सिस्टम लॉन्च हुआ था, तो वो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए काम आता था। तो जिसके पास भी इजी आईडी है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके वाउचर्स खरीद सकता है, और वो वाउचर्स लेके जाके एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है स्वॉर्म मार्केट्स करके, तो उस समझो आपने 50 पाउंड का एक वाउचर ले लिया, वो वाउचर लिया और आप स्वॉर्म मार्केट में चले गए और वो वाउचर कोड डाल के आपने उसको रिडीम कर लिया, तो आपके पास बिटकॉइन या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से आपने वो वाउचर लिया था वो रिडीम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी मूव है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ऐसी चीज बन गई है कि कोई यूज नहीं कर रहा है आजकल। ना तो हम लोग पब्लिक सेक्टर सिस्टम्स में इतना बिलीव अभी ऑलरेडी कोई करता ही नहीं है, क्योंकि सबको स्कूल के लिए भी प्राइवेट चाहिए, सबको फ्लाइट भी प्राइवेट चाहिए, अभी तो ट्रेन भी प्राइवेट हो जाएंगी, बसेस तो हमेशा प्राइवेट ही यूज करते हैं मैक्सिमम लोग, फोन कंपनीज भी हमारी प्राइवेट है, सारी चीजें प्राइवेट है। तो फिर करेंसी ही क्यों एक अकेली मोनोपोली रखनी है, राइट। अगर कंपीटिंग रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने ये जान लिया है बहुत सारी ओल्ड जायंट्स ने, इसीलिए वो लोग अभी धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज की तरफ आ रहे हैं। और यूके के पोस्ट ऑफिस की ये जो मूव है ये उसी दिशा में है। इनको अचानक से गायब नहीं होना है, जैसे पीसीओ के येलो और रेड कलर के डब्बे गायब हो गए थे, राइट। तो ये अगर ऐसे ही इनोवेटिव स्टेप्स लेती रहेंगी पुरानी कंपनीज या फिर पुरानी एंटिटीज, तो वो टिके हुए रहेंगे और 200 साल और 100 साल और 50 साल। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नाइजीरियन सेंट्रल बैंक, वी आर नॉट वरीड अबाउट द नायराज वैल्यूएशन। अभी नायरा मतलब नाइजीरिया की जो करेंसी है उसको वो कहते हैं। तो नाइजीरियन सेंट्रल बैंक के ऑफिसर है, वो कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि नायरा की कीमत कहाँ चल रही है, कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। नाइजीरिया में प्रॉब्लम ये चल रहा है कि वहां पे इनफ फॉरेन फंड्स या फिर US डॉलर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसलिए क्या हो जाता है कि अभी करंटली आप देखोगे पैरेलल मार्केट में या फिर अंडरग्राउंड मार्केट जिसको कहते हो या फिर ग्रे मार्केट जिसको कहते हो, उसमें 532 नायरा इज इक्वल टू $1 है, ठीक है। और रियल नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली वर्चुअल है कि बैंक खुद कह रही है कि हमारे नायरा का वैल्यूएशन 411 नायरा इज इक्वल टू $1 है, लेकिन रियल मार्केट में 532 है, ठीक है। तो अभी इसके यहाँ तक आते आते ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया ने 2 बार डिवैल्यूएट कर लिया है खुद की करेंसी को। तो खुद की करेंसी को डिवैल्यूएट क्यों कर रहा है ये लोग? क्योंकि इनके पास इनफ फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, और फॉरेन रिजर्व्स आर मैंडेटरी, रादर US डॉलर्स आर मैंडेटरी फॉर सेंट्रल बैंक्स टू हैव एज रिजर्व्स। अदरवाइज उनकी जो करेंसी है मार्केट में वो अलाउड ही नहीं है आपको प्रिंट करना, ठीक है। आपको समझो 1 लाख करोड़ प्रिंट करने हैं, आपको 1 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से डॉलर्स आपको रिजर्व में दिखाने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रिंट कर सकते हो, या फिर कभी ना कभी वो सेटलमेंट करना ही है, राइट। तो वो नहीं होने के कारण नाइजीरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमें वैल्यूएशन का टेंशन नहीं है। अभी ये तो हमें सबको पता है कि सेंट्रल बैंक्स को अपनी करेंसी के वैल्यूएशन का कोई टेंशन नहीं है।
नहीं तो वो अपने खुद के सिस्टम में एक इंटरेस्ट अटैच नहीं करते, राइट, या फिर वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग लेके ही नहीं आते, या फिर वो बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस नहीं करते प्रॉब्लम्स आने के बाद, या फिर वो इन शॉर्ट जो कंटिन्यूअस मनी प्रिंटिंग चल रहा है पिछले 10-25-30 सालों से हेवी बेसिस पे, तो वो मनी प्रिंटिंग इतने लेवल पे नहीं करते, राइट। तो ओवरऑल क्या है, वैल्यूएशन में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सबको यही चाहिए कि हमें पूरा कंट्रोल चाहिए हमारे देश का, और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है, कब प्रिंट करनी है, क्या करनी है, कौन कहाँ से ले रहा है, कितना ले रहा है, कहाँ पे कितना बेच रहा है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये इसके पीछे सारा बेसिक गोल है। और इनको डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और इन्हें अभी 150-200 सालों में आदत पड़ गई है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की। ठीक है, अगले न्यूज को देखते हैं, पॉजिटिव थोड़ा सा। बैलेंसर प्रोटोकॉल रिवील्स पार्टनरशिप विद वॉल स्ट्रीट बेट्स डीफाई प्रोजेक्ट WSE डैप। तो वॉल स्ट्रीट बेट्स आपने जरूर सुना होगा नाम, भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ओके, स्टॉक मार्केट का। तो वॉल स्ट्रीट बेट्स एक बहुत बड़ा इवेंट था, या फिर एक बहुत बड़ी घटना थी, या फिर बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है जिन्होंने बड़े बड़े फंड्स को अपने घुटनों तक ला दिया था। क्या होता था कि इनके जो फाउंडर है, इनका ध्यान था, इन्होंने चेक कर लिया था कि बड़े फंड मैनेजर्स जो है वो ऐसे तरीके से मूव्स खेलते हैं, या फिर वो फ्रंट रनिंग जो कहते हैं उसको, कि भाई उनको पता है अभी मैक्सिमम लोग आगे जाके ये टाइप का ट्रेडिंग करने वाला है, तो उससे उल्टा खेल के वो लोग ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं हर बार। उसी लेवल पे जाके इन्होंने ऑलरेडी कम्युनिटी बना लिया वॉल स्ट्रीट बेट्स नाम से रेडिट पे, और आई थिंक 2 साल से इनका प्लानिंग चल रहा था, छोटे मोटे लेवल पे लोग ट्रेडिंग कर रहे थे साथ में मिलके, और फिर फाइनली जब इनको पता चला परफेक्टली कि ये कुछ फंड्स है जो ओवर लेवरेज्ड है एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, तो उन स्टॉक्स को इन्होंने कम्युनिटी में डाल दिया कि इसको बड़े पैमाने पे खरीदिए, और लोगों ने सचमुच खरीद लिया। ओके, तो क्या हो गया कि वो जो फंड्स थे वो लिटरली बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गए थे। उसके बाद में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हुआ, उनको बचाया गया फंड्स को, वो बात अलग है, लेकिन लोगों ने गेम स्टॉप नाम का वो स्टॉक था, और गेम स्टॉप के स्टॉक्स का प्राइस बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया था इनकी वजह से। तो ये था वॉल स्ट्रीट बेट्स, और अभी वो एक डैप या फिर एक डीफाई लेके आ रहे हैं जहाँ पे बैलेंसर जो लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है इनके साथ काम करेगा WSB डैप के साथ, और वो लोग अच्छे से एक सिस्टम बनाएंगे जिसको अभी हम लोग ETF भी कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड पोर्टफोलियोज बनाने वाले हैं ये लोग, क्योंकि ये डीफाई है। ठीक है, तो इनको ऑल द बेस्ट, आगे जाके और अच्छे काम करने दीजिए इनको। Edward Snowden says competing nations now under pressure to acquire Bitcoin following El Salvador. तो एडवर्ड स्नोडन जो है वो एक जमाने के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कंसल्टेंट है, और ऑल्सो ही इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टर ऑफ CIA, तो उसके भी कॉन्ट्रैक्टर है। इंटरनेट के बारे में बहुत सारे बड़े सीक्रेट्स इन्होंने बाहर निकाले थे बहुत एक जमाने में, एंड ही इज फेमस फॉर दैट। तो इनका कहना यह है कि एल साल्वाडोर ने भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना लिया, पहली बात। दूसरी बात, अभी उन्होंने बड़े पैमाने पे खरीदना भी शुरू कर दिया, तो 550 बिटकॉइन उन्होंने खरीद लिया है इस देश ने, ऐसा उनके प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो इनको देख के इनके जो नेबरिंग कंट्रीज होंगे ये भी बिटकॉइन खरीदेंगे, राइट। या फिर अगर इनको ये पता चलेगा कि अरे समझिए, इन शॉर्ट इंडिया अगर डिसाइड करता है, फिर इंडिया अगर स्टार्ट करता है हर महीने 50 टन सोना लेना, और डायरेक्टली गवर्नमेंट खुद ले रहा है, ओके, तो क्या होगा, हमारे नेबर्स देखेंगे अरे इंडिया कुछ ऐसा मूव कर रहा है, ओके, तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट बाइंग सम गोल्ड, वो लोग भी अपना सोना लेना शुरू कर देंगे, भले ही उनकी परचेसिंग पावर ना हो, वो यहाँ वहां से कुछ ना कुछ अरेंज करके सेम एसेट क्लास में उतर के खुद को भी स्ट्रांग बनाएंगे। अभी समझिए इंडिया ने 50 हेलीकॉप्टर ले लिए, तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे ये कौन सा हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, ओके हम भी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके आसपास। तो ये कंपटीशन जैसा चलता है, और यही होगा बिटकॉइन के बारे में कि अभी फिलहाल पहले देश ने, एल साल्वाडोर ने उसको लीगल टेंडर बनाया है, और पहला देश बना है एल साल्वाडोर कि जो बिटकॉइन को खुद खरीद रहा है देश। तो अब क्या होगा कि बाकी के देश भी खरीदेंगे और बिटकॉइन का रियल एडॉप्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। US SEC threatens to sue crypto exchange Coinbase, CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। तो Coinbase जो है यूएस का बहुत बड़ा एक्सचेंज है, रेगुलेटेड एक्सचेंज है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके फिर ऑपरेट करने वाला एक्सचेंज है। तो इनका एक प्रोडक्ट आने वाला था लेंड नाम का, जो कि आपको एक अराउंड 4% तक इंटरेस्ट देगा ईयरली, ठीक है। वहां पे 4% ईयरली इज अ बिग थिंग, ओके, हमारे यहाँ पे 4% इज नथिंग। तो वो प्रोडक्ट आने वाला था, उसकी वेटिंग लिस्ट पे रजिस्ट्रेशन सिर्फ चल रहे हैं थे,
और ये लोग मतलब कॉइन बेस की टीम ऑलरेडी 6 महीनों से एसईसी के साथ कम्युनिकेशन में थी रेगुलर बेसिस में कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा ऐसा काम करने वाले हैं। उस टाइम पे इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, और अभी उन्होंने वेल्स नोटिस करके एक कैटेगरी होती है, ठीक है, वेल्स नोटिस, ये भेज दिया है एसईसी को बुधवार को। तो वेल्स नोटिस क्या कहती है, वो भेजी जाती है उस कंपनी को एसईसी के थ्रू कि हम आप पे अगर केस डालने वाले हैं तो वो नोटिस आएगी आपको। तो अभी एसईसी उनके ऊपर केस डालने वाला है कोर्ट में कि आपने लैंड को क्यों लॉन्च किया, और लैंड को ऑलरेडी लॉन्च किया ही नहीं है अब तक। तो ये सब मजाकिया लगेगा आपको, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पे बहुत सीवियर इश्यूज चलते हैं कोर्ट में। और ये एसईसी का जो ये स्टाइल है कि भाई आप केस डाल दो, फिर केस का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया आपके तरफ, मतलब एसईसी अगर जीत गई तो ये इलीगल काम है, ठीक है, और अगर एसईसी हार गई तो वो एक्सचेंज जीत गया और फिर वो लीगल काम बन गया। मतलब इसको परफेक्टली डिस्क्राइब किया है मार्क क्यूबन ने, रेगुलेशन वाया लिटिगेशन। मतलब कोर्ट में ही डिसाइड करेंगे क्या लीगल है इलीगल, या फिर क्या रूल बनेंगे एसईसी के। तो एसईसी को बिठाया क्यों है, राइट? आपको कोर्ट में जाके ही सब सेटलमेंट करना है, तो एसईसी को हटा दो ना वहां से, गवर्नमेंट खुद केस डाल देगी किसी एक्सचेंज पे या फिर किसी भी एंटिटी पे केस डालनी है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़िएगा। पहले भी मार्क क्यूबन वर्सेस एसईसी के जो चेयरमैन हैं, इन दोनों का अच्छा खासा ट्विटर वॉर हुआ था, हमने वो भी कवर किया था। ये एक रेगुलेटर्स जो है, ये और एक डिस्कशन इसी में हुआ है कि रेगुलेटर्स जो है, अगर समझिए कि उनका असली गोल अगर इन्वेस्टर्स को बचाना है या फिर इन्वेस्टर्स को फायदा कराना अगर रियल गोल है, तो वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स का बेनिफिट है, राइट? और कंपनी रेगुलेटेड है तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम। दूसरी चीज, अगर दूसरा कंपनी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको अलग कंट्रीज में, तो यूएस के कस्टमर्स को या फिर यूएस के सिटीजन्स को क्यों तंग किया जा रहा है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है वो प्रोडक्ट बेनिफिट के लिए। और तीसरी बात, अगर दूसरे कंपनीज या फिर दूसरे एंटिटीज सेम कंट्री में वो प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, तो कॉइन बेस को ही क्यों तंग किया जा रहा है। तो इसको तो हम लोग फेयर ग्राउंड कंपटीशन नहीं बोल सकते हैं, राइट? ये 3 मुद्दे सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने वहां पे मेंशन किए हैं। उसके बाद मार्क क्यूबन ने ये कहा है कि ये ऐसे ही करते हैं एसईसी वाले, आप एक काम कीजिए, आप अटैकिंग पोज में जाइए, शायद से आप जीत जाएंगे। तो इस एक नोट पे हम लोग आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। उसके पहले मैं सिर्फ फटाक से जल्दी से coinmarketcap.com पे जाके उसको रिफ्रेश करता हूं और आपको बताता हूं कि 10 सितंबर 2021 को रात को ऑलमोस्ट 8 बजे 7:57 हो रहे हैं, बिटकॉइन था $45,641 पे। मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं, गणपति बाप्पा मोरया। आज की डेट में हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम ले लेते हैं, कल के एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी को अलविदा कहता हूं, और कल फिर से मिलेंगे, तब हम लोग चेक करेंगे coinmarketcap.com पे जाके मार्केट अपडेट और बाकी सारी सोर्सेस में जाके क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, वो सब भी चेक करेंगे। तो कल के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, और अभी के लिए बाय द डिप्स एंड ऑडियो। बाय गाइस।